आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। जैसे कि आप को ज्ञात है, इस लोगों को देख कर के आप जान ही गए होंगे कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने अभी गत वर्ष पहले हमारा परीक्षा लिया था एलएलबी का, जिस पर के 90% छात्रों को फेल कर दिया गया है संविदा में और जूरिस्प्रूडेंशियल में। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको विद्यार्थियों ने बनाया तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर नहीं के बतौर दिया गया है या ऐसा दिया गया है जो किसी भी छात्र को मान्य नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के मेरे द्वारा हमारी उत्तर पुस्तिका मंगाई गई है, जिसमें संविदा में हमने जो लिखा है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दिया जाएगा कि क्या लिखे हैं और उस लिखने पर कितना नंबर दिया गया है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर से भी दिखाया जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारे पास एक कुंजी है, नटसल जो है, नटसल से मिला करके भी बताया जाएगा कि हमने कितने प्रतिशत तक जो उत्तर है उसको सही लिखा है गए के। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि हमारा उत्तर पुस्तिका सही लिखाया है कि नहीं और उस पर शिक्षकों के द्वारा कैसे और कितना नंबर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिका मंगाई थी उसके द्वारा, आरटीआई के द्वारा। इसमें सभी उत्तर पुस्तिका आई है। तो इसमें पहला जो था जिसमें संविदा में बहुत लोगों को फेल किया गया था, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये संविदा है पहला, और ये संविदा का क्वेश्चन पेपर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसका हम लोग परीक्षण करते हैं। हमारे पास नटसल भी है जिसमें क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे। तो पहला इसमें लिखा गया है, शून्य करार से आप क्या समझते हैं? समझाइए कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत कौन कौन से करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब पहला उत्तर देखिए, भारतीय संविदा, थोड़ा जूम कर ले भाई, नीचे आ जा। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य करार, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य करार से आशय ऐसी संविदाओं से है जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराई जा सकती है। तात्पर्य है कि जो संविदा वैध नहीं है और संविदा का कोई भी पक्षकार उसके परिवर्तनीय कराने के लिए न्यायालय का सहारा लेकर परिवर्तनीय नहीं या पालन नहीं करवा सकता है, जो शून्य करार कहलाते हैं। शून्य करार में आने वाले तत्व तो कुछ इस प्रकार से हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में शून्य करार वाले करार, तो पहला विधि विरुद्ध करार धारा 23 में भारतीय संविदा अधिनियम के, प्रतिफल रहित करार धारा 25 में, विवाह में अवरोध करार धारा 26 में, व्यापार में अवरोध करार धारा 27 में, विधिक कार्यवाही में अवरोध करार धारा 28, अनिश्चितता वाले करार धारा 29, असंभव प्रकृति के करार धारा 56, बाजी लगाने वाले करार धारा 30। तो ये पूरा उत्तर पुस्तिका जो है उसमें बतौर धारा बताया गया है कि कौन कौन से करार शून्य घोषित होते हैं कह के। अब इसको विस्तृत रूप में भी बताया गया है, जैसे विधि विरुद्ध कार्य संविदा में शून्य होते हैं धारा 23 में। भारतीय संविदा में 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य ऐसे सभी करार शून्य होते हैं जो विधि के विपरीत किए जाते हैं या होते हैं, जिनको विधि के द्वारा अवैधानिक मान्य कर दिया गया होता है। जैसे कि उदाहरण सहित बताया गया, किसी वादी को किसी अपने वाद की कार्यवाही में जाने से रोकने वाला करार। ठीक है, बतौर निष्कर्ष भी दिया गया है 2-3 उदाहरणों के साथ, ऐसे सभी कार्य व करार जिसे हमारे देश की किसी विधि का उल्लंघन होता हो, ऐसे सभी करार पूर्णतः शून्य घोषित करार होते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष था। दूसरा, प्रतिफल रहित करार संविदा में शून्य होते हैं। इसमें भी बताया गया है कि बिना अगर क्या बोलते हैं, किसी कार्य को करने के बदले दूसरा व्यक्ति अगर कोई प्रतिफल नहीं लेता है तो वो जो करार रहता है वो शून्य रहता है। इसमें अपवाद भी था, जैसे प्राकृतिक प्रेम और रिश्ते से किया गया कार्य के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है, ऐसा करके। तो ऐसे करके हमने सभी जो वहाँ पर पॉइंट बताया गया था उसके व्याख्या सहित, उदाहरण सहित लिखा गया है। यहाँ तक कि हिंदू विधि, जितने भी विधि आते हैं विवाह में अवरोध वाले करार हैं धारा 26 के अंतर्गत, उसको भी बताया गया है हिंदू विधि के अंतर्गत। ठीक है, व्यापार में अवरोध डालने वाले करार, इसमें भी अपवाद बताया गया है। जैसे संविदा के पक्षकारों के द्वारा आपस में यह निर्णय किया जाता है कि इस
फर्म में जब तक साझेदार है फर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा वह वैध कहलाया जाएगा। माने कि अगर एक संविदा होती है और सभी 3-4 लोग हैं जो एक फर्म में साझेदार हैं, तो उन साझेदारों के बीच यह समझौता हो सकता है कि इस फर्म के संचालन के साथ साथ ये निर्णय लेंगे कि हम कोई दूसरा फर्म चालू नहीं करेंगे इससे मिलता जुलता। तो ऐसा अगर करार होता है तो वो मान्य किया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट में डिटेल में लिखना बतौर उदाहरण के साथ, ठीक है। विधिक कार्यवाही में अवरोध के करार, इसमें भी अपवाद बताया गया है, उसका डेफिनेशन बताया गया, धारा बताया गया है। अनिश्चितता वाले करार जो थे वहाँ पर इसमें उदाहरण दे करके बताया गया है कि ए ने बी को 1 टिन तेल देने व लेने का करार किया, यह संविदा शून्य होगी क्योंकि इसमें वस्तु के किस्म, मात्रा एवं मूल्य से संबंधित बातें का नहीं होना पाया गया है कह के। बाजी लगाने वाले करार हैं और धारा भी बताया गया है, अपवाद भी बताया गया है, सामाजिक प्रभाव भी मैंने मेंशन किया हुआ है इस पर। उसके साथ असंभव कार्य या करार शून्य होते हैं संविदा। तो असंभव से संबंधित जो कार्य हैं उसको भी लिखा गया है कि संविदा में असंभव कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जो सामान्य मनुष्यों के द्वारा व्यवहारिक रूप से नहीं किए जा सकते हैं, जिसके लिए कोई संविदा का पक्षकार करार करता है तो वह विस्तार तक शून्य होगा। उदाहरण क ख के संविदे में क ख को करार करता है कि मेरे को 10,000 रुपये देने पर मैं चांद तारे तोड़ कर लेके आऊँगा। ये कार्य असंभव प्रवृत्ति का है, इसलिए ऐसे करार को शून्य माना जाता है। उदाहरण सहित लिखा था, शोध ग्रंथ भी लिखा हूँ कि भारतीय संविदा व विशिष्ट संविदा अधिनियम 1963 के बुक के द्वारा लेखक का भी नाम लिखा गया है कि अवतार सिंह के द्वारा प्रकाशित हुआ है। शोध ग्रंथ इतने पेजेस लिखे हैं मैंने करीबन, और बतौर पॉइंट बतौर धारा के साथ लिखा है, यहाँ तक कि उदाहरण दे करके लिखा गया है। जितने नियम थे उनको मेंशन करते हुए एक इसमें लिखा गया है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये था कि शून्य करार से आप क्या समझते हैं, तो मैंने पहले में ही डेफिनेशन दिया था कि शून्य करार से क्या समझते हैं कह के। उसके बाद लिखा है कि समझाइए कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत कौन कौन से करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। तो मैंने इन सभी चीज़ों को भी बताया था कि इतने जो हैं उसको शून्य घोषित किए गए थे कह के, आपने देखा भी। अब चलिए मैं इसमें बताता हूँ कि ये शून्य जो मैं लिखा हूँ वो सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है कह के। शून्य करार, ठीक है। इतना 5वां नंबर का क्वेश्चन था। इसको इसलिए लाया गया है ताकि बुक में ढूंढने पे टाइम लगता, इसमें आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा कहेंगे। पांचवा, भारतीय संविदा अधिनियम में उपयुक्त धाराओं का उल्लेख करते हुए शून्य करार की विवेचना कीजिए। तो इसमें लिखा गया है शून्य करार जो है, पहला पॉइंट डाल के लिखा गया है विधि विरुद्ध करार, है ना। विधि विरुद्ध करार में यही लिखा, मतलब इसका मेंशन ये है कि कपट नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे के शरीर की संपत्ति की क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, विवेक्षित नहीं होना चाहिए, उसे न्याय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं समझा जाए। तो मैंने भी कुछ इसी प्रकार से मेंशन किया था। देखिए बता रहा हूँ पहले में कि 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के मध्य ऐसे करार जो विधि के विपरीत किए गए हैं, माने कि मैंने भी बोला जो नैतिकता में हो ऐसा करके। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है सेम कुंजी को तो नहीं लिख सकता, उसका जो मुख्य सारांश है उसी को उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। इसमें जैसे कि बताया गया है कि ये अनैतिक नहीं होना चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसी ही लिखा था कि अवैधानिक मान्य कर दिया जाएगा, विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, विधि के विपरीत किए जाते हैं होते हैं ऐसे सभी अवैधानिक मान्य कर दिया जाता है क्या, ठीक है। उदाहरण भी दिया गया था, निष्कर्ष भी दिया गया था। दूसरा बता रहा हूँ, प्रतिफल के बिना करार था, धारा 25 मैंने लिखा, प्रतिफल रहित करार धारा 25, विवाह में अवरोध करार धारा 26, ठीक है। व्यापार में अवरोध करार, इस तरफ भी बताओ, व्यापार में अवरोध करार धारा 27, ठीक है।
तो जितने भी करार थे विधिक कार्यवाही में अवरोध वाले करार, तो यहाँ पर भी लिखा है विधिक कार्यवाही में अवरोध वाले करार धारा 28 बतौर मेंशन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में पहला जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये 25 नंबर का था, किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए कह के, और मैंने पूर्णतः रूप से सभी को सही सही लिखा है, बतौर धारा के साथ, उदाहरण के साथ, अपवाद के साथ लिखा गया है। उसके बावजूद भी मेरे को चेकर साहब ने, जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने केवल और केवल 10 नंबर दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा जो था, संविदा करने हेतु कौन सक्षम है, क्या एक अवश्य किया गया करार वैध होता है? तो इसका उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा करने के सक्षम व्यक्ति से ऐसे व्यक्तियों से है जो उस विधि के अधीन जिसके वह अधीन हो अपने जीवन काल में 18 वर्ष या वयस्कता की आयु पूर्ण कर लिया हो और जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और उसे विधि के अधीन संविदा के लिए योग्य घोषित किया गया हो। ठीक है, ये था कि कौन कर सकता है भारतीय संविदा, मतलब संविदा करने हेतु सक्षम कौन है। इसमें संक्षेप में मैं बताया भी हूँ कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में वयस्कता की आयु का हो, न्यायालय संरक्षण की दशा में 21 वर्ष का हो, विधि के अनुसार संविदा की धारा 12 के अंतर्गत स्वस्थ मस्तिष्क का हो, दिवालिया या पागल न हो, ऐसा करके वही व्यक्ति संविदा करने को सक्षम है जो धारा 11 के उपबंधों के अधीन है। ठीक है, तो पहला इन्होंने जो पूछा था संविदा करने हेतु सक्षम कौन है, उसका जवाब मैं दे दिया हूँ। दूसरा, क्या एक अवश्य से किया गया करार वैध है, तो इस संबंध में मैंने जो लिखा था, क्या एक अवश्य किया गया करार वैध है के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार समझा जाए तो एक अवयस्क व्यक्ति वैध संविदा के लिए किया गया करार को वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन भारतीय विधि के अनुसार ऐसे अनेक विशेष अधिकार एक अवयस्क को दिए गए हैं जिसे कि वह संविदा में खुद तो नहीं बनता लेकिन दूसरे को बांध सकता है। उन्हीं में से एक विशेष अधिकार यह भी है, अवयस्क अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संविदा कर सकता है, लेकिन केवल उस दशा में जब उसकी संपत्ति दायी होगी, न कि अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। ये जो पॉइंट था केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में किया जा सकता था, मैंने नोट करके उसको मेंशन भी किया। इसके बाद इस मैटर पर मैंने संबंधित वाद भी लिखा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिखा गया था, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष संदर्भ में उनकी जो मामले का प्रकरण था उसको भी लिखा गया था। विषय में बताया गया भी था कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 एक अवयस्क की संविदा संबंधित व्यवहार के बारे में है कह के, और पूरा पॉइंट दे करके मैंने लिखा। ठीक है, वयस्क व्यक्ति के बारे में भी यहाँ बताया गया है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन होता है उसके बारे में भी बताया गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन होता है करके, विधि के समक्ष अयोग्य व्यक्ति को भी बताया गया था। इतना सब चीज़ लिखने के बाद भी 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में केवल और केवल 8 नंबर दिया गया है, जो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हिसाब से नैतिक है कह के। इसके बाद आपको मैं तीसरा बता रहा हूँ, ये तो 2 नंबर दिया गया है मात्र, लेकिन हटाइए इसको, वैसे तो सही लिखा था मैंने लेकिन फिर भी 2 नंबर दे दिया गया। और ये क्या था, 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसका आंसर भी आपको अगर बता दूं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, संविदा करने हेतु कौन सक्षम है एक वयस्कता वाले, तो इसका ढूंढना पड़ेगा। किए गए संविदा संबंधित विवादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 8वां है शायद। अवयस्क से किए गए संविदा से संबंधित विधि की निर्णीत विवादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी लिखा गया, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 का कहना है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस पर शासित विधि के अनुसार वयस्क आयु का हो, योग्य हो, तो वही बात है जो मैंने इसमें लिखा। जैसे भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन 18 वर्ष का हो, नहीं तो 21 वर्ष का हो, ये मेंशन था। और क्या बोलते हैं, दूसरा क्या था,
दूसरा पॉइंट था कि अवयस्क के साथ किया गया संविदा शुरू से ही शून्य होती है। अवयस्क अपनी अल्प वयस्कता आयु में कोई संविदा करता है, वयस्क होने पर पुष्टिकरण नहीं कर सकता। ये मामला जो था वो इसीलिए दिया गया था कि उसको बताया जाए कि एक वयस्क जो है वो संविदा कर सकता है, लेकिन वो संविदा पूरा शून्य रहेगा। हाँ, लेकिन अगर एक अवयस्क जो है संविदा करता है जिस पे उसकी जीवन की आवश्यकताओं पर हो, तब वो संविदा वैध मानी जाती है। तो ये सभी मेंशन मैंने किया था। पूर्णतः बोला जाए तो मेरे उत्तर पुस्तिका से 70 से 80% तक इसका जो सारांश है वो मुख्य रूप से मिलता है। उसके बावजूद भी आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक महोदय के द्वारा मेरे को केवल 8 नंबर दिया गया, जो मेरे को नहीं लगता कि नैतिक है। अगर उनको लगता है कि हम लोगों ने उत्तर गलत लिखे हैं कह के, तो अब भाई कुंजी से भी मिला के देख रहे हैं, बतौर धारा बतौर सारांश सब चीज़ सही हो रहा है, तो वही बता दे कि ऐसा क्या लिखना जाए जिससे ये सही हो जाए। ठीक है, अब मैं जैसे 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन था, प्रत्येक संविदा करार होती है, प्रत्येक करार संविदा नहीं होती, इस कथन को समझाइए। इस पर जैसे मैंने लिखा है, प्रत्येक संविदा करार होती है। प्रत्येक संविदा करार होती है क्योंकि संविदा का प्रथम आवश्यक तत्व है किसी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करना, जिससे कि करार उत्पन्न हो सके। अतः यह कहा जा सकता है कि जितने भी वैधानिक करार होते हैं वे सभी संविदा बनते हैं। वे करार जो संविदा नहीं होते हैं या जो वैधानिक नहीं माने जाते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला चीज़ तो ये था कि जो करार वैधानिक होते हैं वही संविदा बनते हैं, जो करार वैधानिक नहीं होते हैं वो संविदा नहीं बनते हैं। जैसे कि मैंने इस पर बताया भी है कि अवैधानिक कृत्य का करार, ठीक है, इसमें उदाहरण भी दिया गया था, धारा भी मेंशन किया गया है। किसी लोगों के द्वारा कोई कार्य चोरी करने की आशय पर किया गया करार वैधानिक नहीं माना जाएगा कह के धारा के साथ। तुरंत समाप्त होने वाले करार, मतलब जल्दी समाप्त हो जाते हैं, वो वाले करार थे। उत्पीड़न द्वारा प्राप्त करार हैं। उसके बाद अवयस्क का करार, ठीक है, तो ये करार जो है वो संविदा नहीं माना जाएगा। इसमें संबंधित वाद मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का भी मेंशन किया गया था। कपट द्वारा प्राप्त करार को भी आप संविदा नहीं मान सकते हो, क्योंकि ये न्यायालय में जा कर के वो कराया जा सकता है, निरस्त कराया जा सकता है। एक अवयस्क असम्यक असर का करार है, ठीक है, जैसे जमींदार किसान को दबाव में डाल करके अगर कोई समझौता कराता है तो वो समझौता मान्य नहीं होगा कह के इसका मेंशन भी किया गया था धारा 16 ऐसा करके। अब वे सभी करार जो शून्य घोषित होते हैं वो भी संविदा नहीं हो सकते हैं, इनको भी मैंने मेंशन किया पूरा। इन सभी से संबंधित यह भी लिखा कि यह सभी पूर्व उत्तर पुस्तिका में विस्तृत रूप से उल्लेखित की जा चुकी है कह के। तो पूरा ये मेंशन करने के बाद निष्कर्ष भी मैंने लिखा। इन सभी तथ्यों को देखने से यह ज्ञात होता है कि वह करार जो भारतीय विधि के अनुरूप होती हैं वे सभी वैध करार या संविदा का रूप ले सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी करार जो वैधानिक नहीं होते हैं और न ही आगे चलकर किसी कानून या समय अवधि में वैध हो सकते हैं, वह सभी करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। ये निष्कर्ष भी लिखा मैंने, शोध ग्रंथ भी लिखा, बतौर लेखक का नाम लिखा। इतने चीज़ लिखने के बाद भी केवल मेरे को 6 नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने उस चीज़ को पूरा समझाया भी कि इसमें जो बोला गया कि इसमें बोला यही गया था कि प्रत्येक संविदा करार होती है, प्रत्येक करार संविदा नहीं होती है, इस कथन को समझाइए। तो उदाहरण के साथ और क्या बोलते हैं धाराओं के साथ मैंने पूरा समझाया A to Z। उसके बावजूद भी केवल और केवल मुझे इसमें 6 ही नंबर दिया गया, जो मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं से भी नैतिक है। उसके बाद विडंबना की बात ये थी कि इसमें एक 8वां क्वेश्चन था, घोषणात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, घोषणात्मक अभिव्यक्ति जो होता है एक न्यायालय का आदेश होता है जिसको प्राप्त करवाया जाता है। तो इसको मैंने लिखा था कि घोषणात्मक अभिव्यक्ति से आशय ऐसे न्यायिक आदेश से है जिससे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा किया जाता है जो पहले से ही उस व्यक्ति के पास होती है, उसी अधिकार का, न कोई विशेष अधिकार का। माने जो किसी व्यक्ति के पास अधिकार होता है उसी का घोषणा करवाया जाता है, कोई दूसरा विशेष अधिकार नहीं दिया जाता, उसी को घोषणात्मक अभिव्यक्ति बोला जाता है जो न्यायालय के द्वारा करवाया जाता है।
ठीक है, मैंने ये चीज़ लिखा। उसके बाद वाद, इसमें जो लिखा गया घोषणात्मक एवं प्राप्त करने के लिए नियम या उपेक्षाएं, जिसमें लिखा गया वाद को संस्थापित करना है। पहले अगर आप वाद लगाओगे, उसके बाद वास्तविक तथ्य हो, माने सही लगाना चाहिए। दूसरा था वाद से संबंधित साक्ष्य होना चाहिए, न्यायालय में प्रार्थना के रूप में किया जाना चाहिए। अज्ञप्ति प्राप्त करना, उदाहरण दे करके भी समझाया था कि क एक भूमि का वास्तविक स्वामी है, उस पर उसके पड़ोसी गांव का व्यक्ति यह गांव में बोलता है कि वह उस भूमि का स्वामी नहीं है, तो वादी के द्वारा न्यायालय से प्रार्थना करके अपने भूमि से संबंधित अधिकारों का घोषणा करा सकता है। उदाहरण दिया। उसके बाद लगता है समय ख़त्म हो गया था, जिस कारण से नहीं इस तरफ लिखा हूँ। और इसका निष्कर्ष भी मैंने लिखा। घोषणात्मक अभिव्यक्ति एक न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला आदेश है, जिसमें किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा किया जाता है जो पहले से ही उस व्यक्ति के पास विद्यमान होती है। इसमें प्रतिवादी को कुछ देना नहीं पड़ता और न ही उसके ऊपर कोई वैधानिक कार्यवाही संस्थापित की जाती है। इतना चीज़ लिखने के बाद भी ये पूरा क्वेश्चन काट दिया गया है शिक्षक के द्वारा, जो मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी भी तरह से गलत लिखा है, क्योंकि मैंने इसकी जांच भी की इसमें, तो मेरे को लगा कि मैंने तो सही ही लिखा है कह के। और आप सभी भी बुद्धिजीवी इंसान हैं और आपने भी उत्तर पुस्तिका पेपर दिलाया है, तो आपको भी मेरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि मैंने कोई गलत लिखा है तो बताइएगा। घोषणात्मक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, मैं बता रहा हूँ। इसको 100 नंबर पर है। घोषणात्मक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, तो घोषणात्मक सभ्य एवं व्यवस्थित समाज में प्रत्येक व्यक्ति एवं नागरिक को कुछ अधिकार होते हैं। इन अधिकारों को संपत्ति का अधिकार का एक प्रमुख अधिकार होता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके किसी अधिकार को नकारता है या उसका अति उल्लंघन करता है, तो वो न्यायालय के शरण में जा सकता है और अति उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करा सकता है एवं इससे क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। साम्य विधि की यह युक्ति है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो मैंने जो लिखा था कि कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता, जो अधिकार उनके पास रहते हैं उसी अधिकार का घोषणा करवाया जाता है, सेम ऐसा लिखा गया है कुंजी में, ठीक है। और इसमें घोषणात्मक अभिव्यक्ति वो है जहां की वादी के पक्ष में कुछ अधिकारों की घोषणा की जाती है, जिसमें प्रतिवादी को न तो कुछ देना पड़ता है और न अनुपालन करना पड़ता है, तथा घोषणावादी को कोई नया अधिकार प्रदान नहीं करती, बल्कि इसमें केवल वही घोषित किया जाता है जो कि उसके पास था। अब आप इसमें जो प्रक्रिया है, वादी के विधिक अधिकारों या हैसियत का अधिकारी हो, माने वास्तविक में वो अधिकारी हो, वादी के अधिकार की प्रकृति विधिक हो, माने न्याय से मतलब वैधानिक हो। तो ये वही चीज़ें हैं जिसमें लिखा गया है कि ऐसे करके आप पास प्रतिवादी के अधिकारों या हैसियत से इनकार किया गया हो, वादी अन्य उपचार प्राप्त करने की स्थिति में ना हो। तो ये जो था, मेरे को नहीं लगता कि मैंने एकदम गलत लिखा है, जो शिक्षक सभी के सभी को ऐसे करके काट देगा, जैसे कि काट दिया गया है, आप देख रहे होंगे, है ना। और इस पर तो मेरे को कुछ नंबर दिया ही नहीं गया है। तो कुछ इस हिसाब से उत्तर पुस्तिका जांच हुई है, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें फेल होने लायक लिखा था, कि इस पेपर में क्या बोलते हैं, मेरे को 26 नंबर दिया गया है, जो मेरे को उचित नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि एलएलबी के जितने भी छात्र हैं, उनकी जो संविदा की उत्तर पुस्तिका है या उन्होंने जो संविदा का पेपर दिलाया था, वो सभी के सभी को फेल किया गया है। मतलब 90% लोगों को इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। तो मेरे यूनिवर्सिटी वालों से या शिक्षक महोदय से यही आग्रह है कि अगर उनको लगता है कि हमारा वो उत्तर जो लिखे हैं हमने गलत लिखा है, मैंने जांच करके भी बताया नटसल से कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा था, बतौर धारा, बतौर उदाहरण, बतौर केस से संबंधित। फिर भी अगर गलत है तो आप यही कीजिए कि जो मान्य उत्तर हैं जैसे होना चाहिए वो आप जारी कीजिए या अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में डालिए, ताकि हम उसको देख सके और समझ सके कि हाँ इसका उत्तर यही था कह के। ठीक है।